दोस्तों कैसा होगा अगर मैं आपसे कहूं कि बिग बैंग थियरी गलत है। दुनिया में आज तक आपको जितने भी फिजिसिस्ट ने जो कुछ भी बताया उन्होंने हर एक चीज गलत बताई है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष टीवी में आज तक आपने अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी वीडियोस देखे हैं उनमें से 90% वीडियोस गलत है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे कौशिक भाई थोड़ा सा पानी पी लो, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि पानी पीने की जरूरत मुझे नहीं बल्कि आपको हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मांड के उस दानव के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी 95% फिजिक्स की नॉलेज को सिरे से नकार देता है। एक ऐसा दानव जो कॉस्मोलॉजी पर यकीन ही नहीं करता और एक ऐसी परिकल्पना जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग उड़ने वाला है। आखिर क्या है वो चीज जिसके लिए हम लोग इतने सारे क्लेम्स कर रहे हैं, और क्या सच में हमें अपनी पूरी कॉस्मोलॉजी को पहले अक्षर से दोबारा लिखना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड की बुनियाद हिला देने वाले आज के इस एपिसोड को। दोस्तों इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ओवल शेप में जो ये फोटो बनी हुई है उसमें आपको ढेर सारे दाग नजर आ रहे होंगे और आपके मन में भले ही ये आ रहा होगा कि ये कैसी भद्दी सी तस्वीर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भद्दी सी लगने वाली ये तस्वीर और कुछ नहीं बल्कि हमारा ब्रह्मांड है। ये तस्वीर है हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की CMB के फॉर्म में। CMB यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। आखिर क्या भला है ये, इसे समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की शुरुआत पर जाना होगा। दोस्तों आज से तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले जब एक सिंगुलैरिटी एक्सप्लोड हुई तो उससे ढेर सारा मैटर बाहर निकला और ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल गया। अब दोस्तों इनमें से ज्यादातर चीजें उस वक्त गामा रेज के रूप में मौजूद थी, और बात करें अगर गामा रेज की तो गामा रेज वेवलेंथ के मामले में सबसे डेंस कैटेगरी में आता है। अब दोस्तों बिग बैंग के वक्त से ही वैज्ञानिक ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि ये यूनिवर्स होमोजीनियस यानी कि एक यूनिफॉर्म तरीके से एक्सपैंड हो रहा है, और अगर ये थियरी सच है तो इसका मतलब है कि लार्ज स्केल पर यूनिवर्स हर पॉइंट से एक समान ही दिखता है। नाउ ऑफ कोर्स अगर आप किसी बड़े से वॉइड को किसी गैलेक्सी क्लस्टर से कंपेयर करेंगे तो वो काफी अनफेयर कंपैरिजन होगा, लेकिन यहाँ पर हम यूनिवर्स की नजरों में एक बड़े स्केल की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों पहले 3,80,000 सालों तक यूनिवर्स एक्सपेंशन तो हो रहा था, लेकिन यह उस रेट पर नहीं हो रहा था कि इतनी सारी वेवलेंथ अपने आप को एक्सपैंड कर सके, और यही रीजन था कि इतनी डेंस सराउंडिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में नहीं मिल पा रहे थे और मैटर भी कंटिन्यूअसली नहीं क्रिएट हो पा रहा था। नाउ यहाँ पर एक अंतरिक्ष फन फैक्ट है। अब दोस्तों जैसे इस वक्त हमें अंतरिक्ष और ब्रह्मांड काला या यूं कहें कि ट्रांसपेरेंट दिखता है, उसी तरह पहले यही ब्रह्मांड ऑरेंज कलर का हुआ करता था। मगर इसी अतुलनीय विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का फैलाव कभी रुका ही नहीं, बल्कि जिस वजह से एक पॉइंट के बाद इन गामा रेज की वेवलेंथ भी फैलने लगी और आज के समय में ब्रह्मांड के हर कोने में ये माइक्रोवेव्स के रूप में मौजूद है। अब दोस्तों यहाँ खाना गर्म करने वाली बात नहीं हो रही है बल्कि दिमाग गर्म करने वाली माइक्रोवेव। अब एग्जाम्पल के लिए इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे जब वेवलेंथ बहुत ज्यादा डेंस होती है तो वो गामा रेज का रूप ले लेती है, और जब उन्हीं में काफी विस्तार होने लगता है तो उनका रूप बदलता रहता है। नाउ अनफॉर्चुनेटली हम लोग माइक्रोवेव को अपनी नंगी आंखों से इतनी आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और यही कारण है कि हमें अंतरिक्ष में जाने के बाद जैसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। अब दोस्तों इस CMB मैप में हमें वही बिग बैंग के बाद ओरिजिनेट हुई वेवलेंथ्स वीक होने के कारण कमजोर रूप में दिखाई देती है, जिससे हम लोकेट करके यूनिवर्स के वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लगा पाते हैं। अब दोस्तों वैसे तो हमारे वैज्ञानिकों ने हमेशा से यही माना है कि हमारा यूनिवर्स यूनिफॉर्मली एक्सपैंड हो रहा है, और अगर इसका एक्सपेंशन हर जगह से एक समान तरीके से ही चल रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि इसको लार्ज स्केल यानी कि मिलियंस और बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के स्केल पर उस समानता को बनाकर रखना चाहिए। मगर जब इसी मैपिंग को वैज्ञानिकों ने टेम्परेचर के तराजू पर रख कर देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गए थे कि इस ओवल ब्रह्मांड के बीच से एक ऐसी लाइन जाती है जो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को दो भागों में बांट देती है, जिनमें से ऊपर वाले भाग का स्पेक्ट्रम काफी गर्म दिखता है और वहीं निचले वाले हिस्से का तापमान काफी ठंडा, जिसे वहां के स्पेक्ट्रम को देखकर पता किया जा सकता है। मगर सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है?
क्योंकि अगर हमारी रेगुलर थियरी और अंडरस्टैंडिंग की बात की जाए तो यूनिवर्स हर जगह पर एक ही जैसा है और एवरेज बेसिस पर उसका तापमान भी एब्सोल्यूट जीरो से सिर्फ 2 केल्विन ही ऊपर है। मगर ये लाइन जिस तरह से यूनिवर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है वो हमें सिर्फ यही बता रही है कि हमारा ब्रह्मांड इनहोमोजेनियस है, यानी कि इसमें समानता एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब इसी लाइन को किसी ग्लोब की तरह यूनिवर्स में रखने के बाद जोड़ा गया तो ये पाया गया कि ये लाइन ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे ये यूनिवर्स का एक्सिस बना रही हो। और यह एक्सिस वैज्ञानिकों के लिए इतनी खतरनाक और डरावनी है कि जिस वजह से उन्होंने इसका नाम द एक्सिस ऑफ इविल रख दिया। अब दोस्तों साल 2005 में जब इसे खोजा गया था तब उसके बाद से वैज्ञानिक इतना किसी एस्ट्रॉइड से नहीं डर रहे थे जितना इस एक्सिस ऑफ इविल से डर रहे थे, क्योंकि अगर ये एक्सिस ऑफ इविल ब्रह्मांड को 2 हिस्सों में बांटकर ये सिद्ध कर रही है कि हमारा यूनिवर्स का फैलाव कांस्टेंट नहीं है या यूनिफॉर्म नहीं है और यह एक अनइवन सीक्वेंस में हो रहा है, तो हमें इस बात को भी झुटलाना पड़ेगा कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग से हुआ था। अब चूंकि बिग बैंग थियरी का आउटकम ही यही था कि बिग बैंग के बाद से हमारा यूनिवर्स हर दिशा में कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है, जिससे वो होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक है। लेकिन अगर ब्रह्मांड वैसा है ही नहीं जैसे बिग बैंग हमें बताता है तो इसका तो सिर्फ यही मतलब हुआ कि बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं था, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की उपज का कारण तो कुछ और ही है। अब इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी साल 2003 में, जब स्पेसक्राफ्ट WMAP को सिर्फ इसीलिए अंतरिक्ष में भेजा गया था कि वो कॉस्मिक वेवलेंथ को स्टडी करके CMB का एक क्लियर मैप दे सके। मगर जब साल 2005 में उसने ऐसा मैप बना कर दिया तो वो मैप वरदान कम और अभिशाप ज्यादा बन गया। वैज्ञानिक जो ऐसा माना करते थे कि हमारा यूनिवर्स होमोजीनस है, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई ये देखकर कि यहाँ पर तो बहुत सी विविधताएं हैं। मगर यार 200 सालों तक यूनिवर्स की स्टडी करने वाले सारे लोग बेवकूफ तो नहीं हो सकते ना, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में इतना कुछ खोज निकाला था, जिस वजह से वैज्ञानिक यकीन करने को तैयार ही नहीं थे कि ऐसा कुछ सच में एग्जिस्ट करता है। और इसी का पता लगाने के लिए साल 2009 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्लैंक स्पेसक्राफ्ट को माइक्रोवेव रिसर्च के लिए अंतरिक्ष में भेजा। नाउ अनफॉर्चुनेटली प्लैंक के डेटा में भी कुछ नहीं बदला और एक्सिस ऑफ इविल इस इमेज में भी क्लियरली नजर आ रहा था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास तस्वीरें साफ थी, मगर वह फिर भी इस बात पर पूरे भरोसे के साथ खड़े नहीं थे जिससे वह यह कह सके कि एक्सिस ऑफ इविल सच में दुनिया में मौजूद है भी कि नहीं। दोस्तों साल 2016 में जब उन्हीं तस्वीरों को लंदन में काफी होनहार रिसर्चर्स की निगरानी में सुपर कंप्यूटर के अंदर एनालिसिस के लिए यूज किया गया तो वैज्ञानिकों को एक राहत की सांस आई, क्योंकि सुपर कंप्यूटर में डेटा एनालिटिक्स, इमेज रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पॉसिबल प्रोबेबिलिटी के कई सारे फैक्टर्स को यूज करने के बाद यह प्रिडिक्ट किया गया कि एक्सिस ऑफ इविल की यूनिवर्स में मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी 1 in 1,21,000 है, जो वैज्ञानिकों को राहत देने के लिए बहुत है। मगर दोस्तों आप सबके जहन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वैज्ञानिकों को मैप पर दिखने वाली इस छोटी सी लाइन से इतना डर क्यों लग रहा है? तो इसका रीजन हैरान कर देने वाला है। अगर मानवता की खराब किस्मत मानकर एक बार को यह अज्यूम भी कर लिया जाए कि एक्सिस ऑफ इविल सच में एग्जिस्ट करती है तो इससे बिग बैंग की बेस पर बनी हुई हमारी होमोजीनियस यूनिवर्स की थियरी तबाह हो जाएगी और इनडायरेक्टली बिग बैंग भी गलत प्रूव हो जाएगा। अब अगर आपने अंतरिक्ष टीवी के सारे वीडियोस फॉलो करे हैं तो आप खुद इस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि जो डीप कॉस्मोलॉजी के वीडियोस होते हैं उनमें से 95% वीडियोस को समझाने के लिए हम लोग हमेशा बिग बैंग से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कॉस्मोलॉजी में आज जितनी भी थियरी और कॉन्सेप्ट मौजूद है उन सभी का बेस कहीं ना कहीं बिग बैंग से ही निकला है। और जिस तरह से किसी इमारत में अगर सबसे नीचे वाली मंजिल को गिरा दी जाए तो ऊपर की सारी मंजिलें गिर जाती है, उसी तरह अगर बिग बैंग गलत साबित हुई तो उसके आधार पर बनी हुई हजारों लाखों थियरीज और कॉन्सेप्ट्स भी गलत साबित हो जाएंगे। और क्या आप इस बात का मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये होगा कि ग्रेविटी की अंडरस्टैंडिंग से लेकर छोटे से छोटे फॉर्मूले को हम लोगों को स्टार्टिंग से सुधारना पड़ेगा, इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि हम स्पेस के बारे में जो कुछ भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो सच है भी या नहीं।
दोस्तों साल 2020 में चंद्रा ऑब्जर्वेटरी ने वापस से कुछ ऐसी खोजें की थी जिसे देखने के बाद इस एक्सिस के होने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई थी, मगर उस बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। बहरहाल आपको इस एक्सिस के एग्जिस्टेंस के बारे में क्या लगता है? क्या द एक्सिस ऑफ इविल हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए? अगर चाहिए तो नीचे कमेंट में बताओ। अगर आपके कमेंट्स ज़्यादा हुए तो मैं डेफिनेटली इसका दूसरा एपिसोड लेकर आऊँगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।